तो देखो बच्चों, समझो जरा सा। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें HOCl। क्या आपको दिख रहा है बेटा? देखो यहाँ पे ना दो ही सेंटर एटम हो सकते हैं, या तो क्लोरीन और या तो हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता ना, हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे इसको कैसे HOCl में कैसे हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ ऑक्सीजन सेंटर एटम है। कई सारे ट्रिक्स हैं, कई सारे तरीके, उनमें से मैं एक एकदम आसान वाला बता रहा हूँ। सोचना कि ये वाटर है, सोचो, एज्यूम करो कि ये वाटर है। वाटर में मैंने एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन लगा दिया, ऐसे याद रखिएगा, समझे कि ये वाटर है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन लगा दिया है। अब आप ही बताओ, आपको यहाँ सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन। तो बस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 खर्च हो जाएंगे, 4 बचेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर, 2 और 2 4, तो आंसर हो जाएगा sp3। नेक्स्ट बेटा O3 है, ओजोन है। मैंने क्या बताया था? साइड बेटा, साइड एटम को देख के रफ स्ट्रक्चर बनाओगे, सेंट्रल एटम को देख के नहीं बनाओगे। तो यहाँ इधर भी ऑक्सीजन आएगा, उधर भी ऑक्सीजन आएगा, इधर भी 2 बॉन्ड बनाएगा, उधर भी 2 बॉन्ड बनाएगा। सेंट्रल एटम भी ऑक्सीजन है, क्या दिक्कत है? जो है वो बनाएंगे हम लोग, समझे? तो ये देखिए, एक ऑक्सीजन इधर बना दे, रफ स्ट्रक्चर है ये, एक ऑक्सीजन इधर बना दो। कितने होते हैं बेटा? ग्रुप नंबर क्या है इसका? 6। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 6 में से सर 4 चले गए, कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ आ जाइए 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा? sp2। ये देखिए। अब सर ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो, सुनो, यहाँ पे ये दोनों नंबर में कम है, ऑक्सीजन भी नंबर में कम है, फास्फोरस भी नंबर में कम है। मगर मैंने क्या कहा था? सेंट्रल एटम को साइज में ज्यादा होना चाहिए। फास्फोरस 3rd पीरियड का मेंबर है, ऑक्सीजन 2nd पीरियड का मेंबर है, तो फास्फोरस साइज में बड़ा होगा, ऑक्सीजन छोटा होगा, इसलिए फास्फोरस सेंट्रल एटम होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पहले सेंट्रल एटम वो होता है जो नंबर में कम होगा, तो फास्फोरस भी नंबर में कम है, ऑक्सीजन भी नंबर में कम है, मगर फास्फोरस साइज में बड़ा है क्योंकि ये 3rd पीरियड का मेंबर है, ऑक्सीजन साइज में छोटा है, इसलिए ओवरऑल सेंट्रल एटम क्या निकला? फास्फोरस। तो चुपचाप पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, फिर 3 क्लोरीन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अभी मैंने आपको सीधे रफ स्ट्रक्चर बना, आप चाहे जैसे जोड़ दीजिएगा, अभी मैंने शेप में सिखाया, ठीक है? फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 1 2 3 4 5 खर्च हो गए, तो बचेंगे कितने? 0। तो यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा सर। अब बोलो बेटा, देखो यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, कार्बन 1 है, तो सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? कार्बन। सीधे रफ स्ट्रक्चर बना दीजिए अगर आपको बनाना है। ये देखिए, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग। यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 4 थे, 4 खर्च हो गए, 0 बचे, तो यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा, हाइड्रेशन हो जाएगा sp3, ठीक है? चलिए यहाँ आ जाइए, सल्फर। बेटा सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, यानी कि यही सेंट्रल एटम होगा। ये देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6 चले गए, 0 बचेंगे, यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा, हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? sp3। ये लीजिए, ठीक है? दूसरा देखो बेटा, फिर से साइड, ये देखो, ये सल्फर है और ये तो नंबर में 2 है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। सल्फर 3rd पीरियड का है, ऑक्सीजन 2nd पीरियड का है, सल्फर साइज में ज्यादा है, इसलिए सेंट्रल एटम क्या होगा? सल्फर होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक इसका पहले रफ स्ट्रक्चर बना देंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे और 2 क्लोरीन जोड़ देंगे। रफ स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बेटा। यहाँ पे देखिए 6 हैं, 6 में से 1 2 3 4, 4 चले गए, बचेंगे कितने? 2 बचेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, तो ये आंसर हो जाएगा sp3। यहाँ देख लीजिए, HgCl2, इसका नाम याद रखेंगे, इसे मर्क्यूरी क्लोराइड या कोरोसिव सब्लिमेट बोलते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोरोसिव सब्लिमेट क्या होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था बीच में कि जिंक और मरकरी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसकी काउंटिंग 2 से चालू करेंगे। तो यहाँ 2 थे, 2 क्लोरीन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में दोनों के
खर्च हो जाएंगे, तो यहाँ 0 आंसर आ जाएगा। 2 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका sp। ठीक है, यहाँ आ जाइए ZnCl4 सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, जिंक। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 2 और आ गए तो 4 हो गए। 4 क्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में 4 के 4 खर्च हो जाएंगे। 4 सिग्मा में आंसर आ जाएगा आपका sp3 आ जाएगा। यहाँ आ जाइए I3 माइनस, बेटा देखो सबको एक काम करो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में एक और आ गए, कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब काउंटिंग चालू करो, 8 में से कितने खर्च हो गए, 2, तो बचेंगे कितने, 6। तो यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, आंसर क्या हो जाएगा sp3d2। नीचे आ जाएंगे फिर से 1 2 3, sp3d आ जाएगा 5 है बेटा। ठीक है, यहाँ आ जाइए 7 थे, 1 निकल गया, कितने बचे, 6 में से 2 खर्च हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, आंसर क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा सर। यहाँ आ जाइए n3 माइनस एजाइड है, इसमें देखिए एक इधर नाइट्रोजन जोड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड से, मैंने कहा था ना साइड एटम को देख के रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, तीनों के तीनों नाइट्रोजन है, तो एक इधर नाइट्रोजन जोड़ दो ट्रिपल बॉन्ड से, एक उधर नाइट्रोजन जोड़ दो ट्रिपल बॉन्ड से। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, एक माइनस का मतलब एक और आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो 6 से काउंटिंग चालू कर दो, 3 इधर खर्च हो जाएंगे, 3 बेटा देखो ये एक सिग्मा है, बेटा याद रखना एक के अलावा बाकी के सारे 5 बॉन्ड बनते हैं, 6 के 6 खर्च हो जाए, 0 लोन पे आ जाएगा। 2 सिग्मा में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp आ जाएगा। यहाँ जो बेटा सिलिकॉन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की लेड, तो जो सिलिकॉन है वो कार्बन की फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। सब रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हाँ भैया ये देखो, ये देखिए सिलिकॉन में थे 4 बेटा, 2 और आ गए तो कितने हो गए, 6। तो 6 से काउंटिंग चालू करेंगे। ये लीजिए सिलिकॉन में 4 था, SiO4, ये -4 कर लो बेटा, SiO4 -4 है। सिलिकॉन में 4 थे, कार्बन सिलिकॉन 4 और आ गए तो 8 हो जाएंगे, और 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 8 चले जाएंगे 0, 4 सिग्मा, तो हाइड्रेशन हो जाएगा sp3। ये देखिए नेक्स्ट है SeO3, सिलेनियम ट्राइऑक्साइड, सिलेनियम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले इसका, ये देखिए रफ स्ट्रक्चर है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, 6 में से 6 चले गए 0, 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा। जर्मेनियम, नाइट्रोजन, तो ये आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन की फैमिली का मेंबर है ये। तो कार्बन में 4 थे, 2 आ गए, 6 हो गए, 6 में से 6 चले गए, 0 आ गए, 6 सिग्मा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाए क्लोरीन में 7 के 1 निकल गया, 6 आ जाएंगे, 6 में से 2 चले गए, 4 आ जाएगा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो आंसर हो जाएगा sp3। यहाँ आ जाए नाइट्रोजन में 5 के 1 और आ गया, 6 हो गए, 6 में से 2 चले जाएंगे, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो आंसर हो जाएगा sp3। ठीक है, ये बेटा केस 1 हो गया है हम लोगों का। अब मैं केस 2 आपको हाइब्रिडाइजेशन में कराने जा रहा हूँ, नोट करिए इसे। तो देखो बच्चों, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में केस 2 देखेंगे। अभी हेडिंग हमारी वही चल रही है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अभी तक जो बताया है, ये जो क्वेश्चन आपका 57 कंप्लीट हुआ था, ये केस 1 है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं केस 2। बेटा अगर आपको फॉस्फीन दे दिया जाए, जैसे PH3 दे दिया जाए या H2S दे दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। यहाँ पे लगता है ड्रैगो रूल, इसके लिए पढ़ेंगे ड्रैगो रूल। देखिए बेटा, पहले तो ये ड्रैगो रूल कहाँ लगता है, ये ड्रैगो लिखा हुआ है, ड्रैगो रूल है बेटा। देखो तो बोल रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली में, ये देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
और ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पहले तो बेटा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे नहीं लगता है, ये इसके नीचे के मेंबर में लगता है, इन मेंबर में लगता है। ये देखिए बस इतने मेंबर में, ये लीजिए। जब नाइट्रोजन फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली के वो एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के नीचे होते हैं, जब ये ऐसे एटम के साथ जुड़ते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से बता रहे हैं, और नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के वो एलिमेंट जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के नीचे आते हैं, जब ये किसी ऐसे एटम के साथ जुड़ते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम होती है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। इनका फॉर्मेशन प्योर ओवरलैपिंग से होता है, समझे। अब सर प्योर ओवरलैपिंग क्या होती है? जो शुरुआत में मैंने आपको नाइट्रोजन बनाना बताया है ना, फ्लोरीन बनाना बताया, आप ध्यान से देखिएगा वहां हाइब्रिडाइजेशन टर्म नहीं आया था। हाइब्रिडाइजेशन टर्म कहाँ आया था? जब मैंने यूज किया था पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, याद आया? तो जो शुरुआत में मैंने फ्लोरीन बनाया था, ऑक्सीजन बनाया था, तो जब मॉलिक्यूल बनता है विदाउट हाइब्रिडाइजेशन उसको बोलते हैं प्योर ओवरलैपिंग, समझे। तो यहाँ पे ड्रैगो रूल लगेगा। ड्रैगो रूल में क्या बताया गया है? इन बेटा मगर ये ड्रैगो रूल देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे नहीं लगता है। कभी हम लोग NH3 का जब हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो सीधे आंसर sp3 आता है, समझे। और हम लोग pH3 का हाइब्रिडेशन नहीं निकालेंगे, उसमें लिखा होगा नो हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका सही जवाब होगा नो हाइब्रिडेशन। अब ये ना सोचिएगा वो गलत प्रिंट आउट है। अभी आपको उसमें ना कभी मान लीजिए उसमें रीनीट हो गया या रीनीट हो गया और उसमें एक क्वेश्चन आ गया तो एक ऑप्शन लिखा मिलेगा कि pH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो वो सही आंसर होगा। आप ये ना सोचिएगा अभी ये ग्रेस होने वाला है, मैं तो sp3 लिखने जा रहा हूँ, समझ रहे ना। तो आप उस चक्कर में पड़े, वो सही है, समझे। H2S दे दिया जाए तो H2S में भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, सीधे ओवरलैपिंग या प्योर ओवरलैपिंग से इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आइए, इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली elements below nitrogen and oxygen when they attached with such atom having electronegativity either equal to or less than 2.5, equal to or less than 2.5, then no hybridization occurs. Their formation occurs by pure overlapping। तो इनका जो फॉर्मेशन है ये प्योर ओवरलैपिंग से होगा। तो इसका एग्जांपल है बेटा, जैसे pH3, तो यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। दूसरा जैसे H2S लिख दें तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ये इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए, तो ये केस 2 हो गया है और आज इतना ही रखेंगे हम लोग।